सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है। हम पिछली विगत क्लासों में आपको भारतीय संविधान के प्रारूप के बारे में पढ़ा रहे थे। संविधान सभा का प्रारूप में किस व्यक्ति का क्या महत्वपूर्ण स्थान था, किस पार्टी ने क्या-क्या योगदान दिया था, उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। उसका कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। भारत में संविधान सभा की संकल्पना मैंने बताया था कि तिलक के स्वराज विधेयक 1895 में मिला, जिसमें स्पष्ट विचार नहीं था, जबकि कांग्रेस की कार्य समिति बैठक में 1922 में गांधी जी ने इसे गठन का विचार दिया कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जबकि एक मांग के रूप में एम.एन. रायवक्ती जो थे 1934 में उन्होंने मांग की कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। स्वराज पार्टी के उद्देश्यों में संविधान सभा का विचार शामिल था। यह 2 बार इसने मांग की, 1924 में, 10 साल बाद 1934 में। कांग्रेस पार्टी ने एक पार्टी स्तर पर 1935 में भारतीय संविधान निर्माण के लिए पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। जो फैजाबाद अधिवेशन था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में इसकी मांग की। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इसकी मांग की थी। मैं आपको बता चुका हूँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव या लेनिन प्रस्ताव में 8 अगस्त 1940 में संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। उसके बाद में संविधान सभा में भारत संविधान का गठन किस तरह हुआ, वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को आते हैं, जिसमें 3 सदस्य मैंने आपको बताए थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस पूछे जाते हैं, आपको याद रखने योग्य तथ्य है ये। 16 मई 1946 में इससे अपने कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं, और चुनाव के बाद में नवंबर 1940 में संविधान सभा का गठन हो जाता है, जिसमें कुल 389 सदस्य मैं आपको बताया था। 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रांतों से निर्वाचित थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से मनोनीत थे। 4 चीफ कमिश्नर आपको पता होना चाहिए, दिल्ली, पूरा कर्नाटक, अजमेर, मेरवाड़ा, ब्रिटिश बलूचिस्तान है। इस प्रकार से संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1940 में हुआ। आपको पहले ही पता था, कोई निश्चित डेट इसकी थी नहीं, जुलाई अगस्त में चला था, नवंबर में जाके इसकी गठन हुआ था। ब्रिटिश सरकार के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु देशी रियासत की जो 93 सीटें थी, वो मनोनीत जो सीट थी वो भर नहीं पाई थी। 296 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग जो 73 और 15 सीट अन्य में मिली। 4 समुदाय, 2 बड़ी पार्टियां थी, एक कांग्रेस पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग था, और 3 जो है ये समुदाय थे, जिसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य थे। मुस्लिम को 79, सिख को 4 और सामान्य की 213 सीट थी। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। उन्होंने संविधान के प्रारूप का निर्माण किया था। संविधान सभा समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप पर चर्चा करने के लिए अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 16 अगस्त 1947 को एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसमें आपको 7 सदस्यों के नाम पता होना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर सचिव थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एन माधवराव, डी.पी. खेतान मृत्यु हो गई थी, जिसमें बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया था। व्यक्ति के रूप में 8 हो गए थे, क्योंकि डी.पी. खेतान की जो है मृत्यु हो गई थी। महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, मोहम्मद अली जिन्ना और भाई महात्मा गांधी कांग्रेस के, और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के, जिन्होंने दोनों ने ही संविधान सभा में शामिल होने से नहीं हो पाए। जयप्रकाश नारायण दलवीन राजनीति करते थे। तेज बहादुर सप्रू, दोनों ने स्वीकार कर दिया संविधान सभा की सदस्यता को। 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर को जब 1940 को बैठक हुई, तो जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया, और संविधान सभा कार्य करने में लग गई। इस प्रस्ताव को भावनाएं उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। प्रस्तावना की जो भावनाएं हैं वो उद्देश्य से प्रस्ताव में मिलते हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है, और संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण होने लगा था। कल हम यहाँ तक आपको पढ़ा चुके थे। उसके बाद में आज मुख्य समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। आज की यात्रा को हम प्रारंभ मुख्य समितियों से करते हैं, और मुख्य समितियां कौन कौन सी थी, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, मुख्य समितियों में किस व्यक्ति ने क्या भूमिका निभाई, कौन सी समिति का क्या कार्य था, और उसका कौन अध्यक्ष था, उसके बारे में आप विस्तृत पढ़ेंगे। नियम समिति, क्या क्या कानून होगा, क्या क्या नियम बनेगा संविधान में, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे।
संचालन किस प्रकार से होगा, किस दिन कार्य समिति की बैठक होगी, किस प्रकार से उसका संचालन किया जाएगा, वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे। रियासत समिति जो थी वो देशी रियासतों से वार्ता के लिए राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये आपको याद रखना है, रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जबकि रियासत विभाग जो बनाया गया था वो पटेल जी के सदस्यता की अध्यक्षता में बनाया गया। सदस्य भी पटेल जी थे, अध्यक्ष भी उसके पटेल जी थे। पटेल जी जितना देशी रियासतों से वार्ता कर सकते थे, उनसे भारत में संविधान में जोड़ने का कार्य किया वो पटेल जी ने ही किया था। प्रांतीय संविधान समिति, राज्यों में जो प्रांत थे वो सभी पे संविधान में जोड़ना उनको सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल का काम था। संघीय संविधान समिति जो है, संघ का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। संघ शक्ति समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में थी। सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस प्रकार से प्रांतों को सलाह देकर के उसको संविधान में जोड़ना, वो सरदार जी देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसकी दो उप समितियां थी इसी समिति की, सलाहकार समिति की। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार जो उप समिति थी उसको जे बी कृपलानी देख रहे थे, और अल्पसंख्यक उप समिति थी उसे एच.सी. मुखर्जी देख रहे थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। मूल अधिकार उप समिति, जो मूल अधिकारों में क्या क्या शामिल करना है उप समिति बनाएगी, वो जे बी कृपलानी को दिया गया। अल्पसंख्यक उप समिति जो थी वो एच.सी. मुखर्जी को दिया गया, अल्पसंख्यकों के क्या क्या नियम कानून होने चाहिए। झंडा समिति जे बी कृपलानी, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत नेतृत्व करता रहे प्रारूप समिति के। उच्चतम न्याय पर तदर्थ समिति एस वर्धाचारी। संविधान सभा में भारत के आज़ाद होने के बाद में कुछ लोग पाकिस्तान चले गए। जैसे ही वो पाकिस्तान चले गए तो भारत आज़ाद होने के बाद ही गए, जैसे ही भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए, तो 31 अक्टूबर 1947 को जिस दिन बैठक हुई तो उस दिन 299 सदस्य शामिल थे, और 299 सदस्यों में 287 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर अपने स्वर्णिम हाथों से हस्ताक्षर किए थे। और 26 नवंबर को संविधान निर्माण दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। ये सारे शब्द एक ही हैं, तैयार हुआ या अंगीकृत हुआ। अंगीकृत हुआ का मतलब ये हुआ कि एक एक अंग उसका बनकर तैयार हो गया था, संविधान का एक एक अंग का निर्माण हो चुका था। आत्मर्पित करें, आत्मर्पित नहीं है, आत्मर्पित करें इसे। आत्मर्पित का मतलब है कि हर लोग अपनी आत्मा पे उसको समर्पित कर चुके थे कि हमारा संविधान है। अधिनियमित करें, अनियमित नहीं है, अधिनियमित है। हर अधिनियम, हर कानून बनकर तैयार हो गया था। राष्ट्र को समर्पित का मतलब है कि हर राष्ट्र के व्यक्ति को ये समर्पित था कि भारत का संविधान है और हमें इसको मानना है। तो 26 नवंबर 1949 की बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, और इस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था संपूर्ण। 287 सदस्यों ने इस पर साइन किए थे, मैं आपको बता चुका हूँ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया जाता है। मैं आपको याद रखता हूँ, राष्ट्र का राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है, जबकि 24 जनवरी 1950 को इन्हें मनोनीत किया था, जबकि 1952 का जब चुनाव हुआ था तो ये निर्वाचित होकर आए थे। फिर 1957 में फिर निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले व्यक्ति ऐसे थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति भारत के रहे, जबकि पहला निर्वाचन 52 में और 57 में हुआ, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसी के साथ संविधान सभा देश की अंतरिम संसद बन गई। संविधान सभा अंतरिम संसद 1952 तक रहती है, और जब यह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी बैठकों की जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. मालवणकर हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. मालवणकर हुआ करते थे। देश में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। वो 1951 में अगर कोई संशोधन होगा तो वो किसमें होगा? अंतरिम संसद में होगा, और संविधान सभा में हुआ। अनुच्छेद 19 में जो एक व्यक्ति को स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसमें कुछ कटौतियां की गई थी। भूमि सुधार को लेकर के जोड़ा गया। कुछ तो भूमि सुधार किया कि भारत सरकार या राज्य सरकार, कोई भी सरकार अगर किसी भूमि को लेना चाहती है तो उसका डीएलसी रेट दे करके वो भूमि को खरीद सकती है, जिसमें अपन मना नहीं कर सकते।
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में कुल 2 साल 11 माह और 15 दिन का समय लगा था। कुल बैठकें जो हुई थी, 11 बैठक हुई थी। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। कुल 60 देशों के संविधान को देखा गया था, परखा गया था। उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या हमें भविष्य में ऊपर उठाने का काम करेंगे। तो उसमें का 60 देशों का कुल अवलोकन किया गया था जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार हुआ। प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। कुल 64 लाख का खर्चा इसमें लगभग संविधान बनने में आया। तो इसका समय 2 साल 11 माह 15 दिन याद रखें। 11 बैठकें हुई थी। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार हुआ। कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आया। एक देश के रूप में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ब्रिटेन में सर्वाधिक प्रभावित भारत का संविधान ब्रिटेन से है, क्योंकि ब्रिटेन हमारे यहाँ शासन कर रहा था। तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ थी जो हमने हमारे संविधान में डायरेक्ट ही ग्रहण की है। तो एक संविधान में ब्रिटेन सर्वाधिक प्रभावित ब्रिटेन करता है। और एक अधिनियम के रूप में 1935 का एक्ट जो भारत का मिनी संविधान कहलाता है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये क्यों महत्वपूर्ण हो गया था कि 15 अगस्त 1947 की जैसे ही आज़ादी की घोषणा हुई थी, तो उससे पहले हमने कोई न कोई हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाना था। तो हमने 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी हमने अपना लिया। 26 नवंबर 1949 को जैसे ही भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, आत्मर्पित हुआ, अधिनियमित हुआ, तो उस दिन हमारे 395 अनुच्छेद और कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में ये अनुच्छेद तो 395 है, जब कुछ धाराएं जोड़ करके लगभग 444 के आसपास का मामला बैठता है। 8 अनुसूचियों को बढ़ा करके 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अम्बेडकर जी जो थे वो बहुत ही वक्ता आदमी थे, बहुत बड़े वकील थे, समाज सुधारक थे। 2 जगह से चुनकर आए थे, बंगाल से और महाराष्ट्र से। संविधान सभा के प्रथम जो वक्ता थे वो राधा कृष्णन जी थे। और संविधान सभा में जो राजस्थान से सदस्य आए थे वो कुल कितने सदस्य थे? 12। 12 सदस्य राजस्थान से चुनकर गए थे। हमारे संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है ये है कि हमने कहाँ से क्या ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में कौन से देश से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। कई एग्जामों में पूछा जाता है कि हमने किससे क्या ग्रहण किया है। विधि के समक्ष समानता, हमने ब्रिटेन से क्या ग्रहण किया? सबसे पहले हमने ब्रिटेन से सबसे ज्यादा ग्रहण किया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब यह हुआ कि सभी जगह सबसे छोटा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति हो या निम्नतम स्तर का कितना भी व्यक्ति हो, वो सबकी विधि जो होगी, कानून जो होगा, नियम होगा, सबको समक्ष समानता रहेगी। ये नहीं है कि उसके लिए तो अलग नियम बनेंगे, हमारे लिए अलग नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी के समक्ष समानता के नियम बनेंगे, एक समान नियम होंगे, सभी पे उसी तरीके से लागू किए जाएंगे। संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली में अगर आपको बता चुका हूँ। संसदीय शासन प्रणाली उसे कहते हैं जो लोकतांत्रिक देश होते हैं जिनमें निर्वाचन होता है। प्रथम व्यक्ति जिसमें निर्वाचित होकर आता है उसे ही हम संसदीय शासन कहते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जो प्रथम व्यक्ति होते हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं, इसी वजह हमें संसदीय शासन कहते हैं। संसदीय शासन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वह लोकतांत्रिक देश होता है। और कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। कार्यपालिका का जैसे जो भी कार्य करता है राष्ट्रपति करेगा, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। और व्यवस्थापिका से वह विचार करके, चर्चा करके, उनसे विचार विमर्श करके ही कार्य करेगा। तो व्यवस्थापिका का और कार्यपालिका का जो परस्पर एक दूसरे पर जो संबंध है वही क्या है? संसदीय शासन कहलाता है। संसदीय शासन के बाद में प्रधानमंत्री का पद हमने ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन, विधि के समक्ष हम सारे कानून नियम जो है, शासन जो चलेगा, सरकार चलेगी, वो विधि के समक्ष चलेगी। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति आएगा वो अलग तरीके से चला रहा है, दूसरा व्यक्ति अलग नहीं। सभी सरकारें एक ही तरीके से चलेंगी, विधि के अनुसार चलेंगी, कानून के हिसाब से चलेंगे। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति जैसे ही लोकसभा निर्वाचित होकर आती है, जो भी सांसद आते हैं, उसका जो प्रथम बैठक होती है उसमें भाषण देता है। अभिभाषण उसका होता है, वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। एक संविधान हमारा होगा, वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। एक नागरिकता होगी, इकहरी नागरिकता होगी। जैसे कि हमारे यहाँ नागरिकता जो एक ही राष्ट्र की होती है, जैसे हम हिंदू हैं, हिंदू की नागरिकता, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं इसलिए हमें नागरिकता मिली हुई है।
जबकि हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ जो राज्य हैं वहाँ अलग नागरिकता मिलेगी राज्य की, और एक राष्ट्र की अलग नागरिकता मिलेगी। अमेरिका की अलग मिलेगी, न्यूयॉर्क की अलग मिलेगी। इस प्रकार से वहाँ दोहरी नागरिकता पाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। स्पीकर का जो पद है, जैसे कि ओम बिरला वर्तमान में हमारे स्पीकर हैं, तो ये हमने कहाँ से ग्रहण किया था? ब्रिटेन से ग्रहण किया था। यूएसए से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उससे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है उसमें ग्रहण किया। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन उसे कहते हैं जैसे कोई कानून बनता है, व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया, संसद, व्यवस्थापिका क्या है? संसद है। संसद ने कोई कानून बनाया, संसद में जो भी एमपी चुनकर आए हैं, जो भी सांसद वहां चुन के जाते हैं, वो संसद में कानून बनाएंगे। कानून बनेगा, फिर वो अध्यादेश जारी कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसे ही उस कानून को अधोपित करेगा, आदेश निकालेगा, उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह हुआ कि न्यायालय में अपन जाकर के उसको अपील कर सकते हैं और न्यायालय उसको देखेगा कि मूल ढांचे के अनुरूप यह कानून बना है नहीं, आदेश जो है मूल ढांचे के तहत आ रहे हैं कि नहीं। मूल ढांचे में अगर कोई भी इधर से उधर कानून बनता है तो उसे न्यायालय जो है निरस्त कर सकता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे भारतीय संविधान में मिलती है। मूल अधिकार जो एक कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमने मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किए। सीधे सीधे पुटअप होते हैं क्वेश्चन, मूल अधिकार हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? अमेरिका से किए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से किए? आयरलैंड से। ये दो क्वेश्चन तो कम से कम 1000 बार एग्जामों में पूछे गए हैं। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण का मतलब ये हुआ विधि जो कानून बने हुए हैं उसका समान संरक्षण का अर्थ है कि संरक्षण हमेशा होगा, उनका क्षरण नहीं होगा। विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार का आपने कोई भी अपराध किया है उसका उसी ही अनुपात में आपको उसका दंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ज्यादा एक व्यक्ति को कम। तो विधि की उचित प्रक्रिया के तहत ही उसको क्या दिया जाएगा? दंड। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वर्तमान में हमने इसे लागू नहीं किया है, अनुच्छेद 360 के तहत होता है ये, और ये हमने यूएसए से ग्रहण किया है। अब तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा नहीं हुई है। जापान से हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जितनी भी प्रक्रिया होगी, सरकार चलाने की प्रक्रिया होगी, कानून बनाने की प्रक्रिया होगी, वो हम विधि या कानून के द्वारा ही स्थापित करेंगे। वो हमने जापान से ग्रहण किया है। जितने भी अनुच्छेद हैं, जैसे 395 अनुच्छेद हैं, कुछ धाराएं बन चुकी हैं, 444 के आसपास है वर्तमान में, तो अनुच्छेदों का जो प्रावधान है वो हमने जापान से लिया है। आयरलैंड जो है वहां से हमने नीति निर्देशक तत्व, बहुत बार क्वेश्चन जाता है नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्वों में एक राज्य को बहुत ही मजबूत करने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो नीति निर्देशक तत्व ही करते हैं। राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से किया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचक पट्टी अनुच्छेद 54 और 55 में जो कौन कौन व्यक्ति एमपी एमएलए शामिल होंगे, एकल मत संक्रमण प्रणाली के तहत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अनुच्छेद 54 और 55 के तहत किया जाएगा। वो हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। कनाडा, कठोर संघात्मक व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि संघ हमारा क्या होगा? मजबूत होगा और एक्शन ले सकता है किसी भी समय में, वो किसी भी कार्य पर एक्शन ले सकता है। कठोर को, संघ को कठोर किया गया, केंद्र को मजबूत किया गया। अवशिष्ट जो है केंद्र के पास, कनाडा ने फिर एक बार केंद्र को मजबूत किया, जितने भी अवशिष्ट विषय हैं उस केंद्र को दिए। वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। राज्यपाल का पद जो है, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने संपत्ति सूची को लिया है। हमारे यहाँ 3 सूची पाई जाती है, संघ सूची, संपत्ति सूची, राज्य सूची। तो हमने संपत्ति सूची को कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और वित्त आयोग का जो विचार है, अनुच्छेद 280 के तहत जो होता है, तो वित्त आयोग का जो विचार दिया गया था वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस प्रकार से ये कुछ हमने किस देश से क्या क्या ग्रहण किया है, इस प्रकार से हमने इस क्लास को देखा।